बिल्कुल, आई थिंक सबसे पहले जो हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं हमेशा अपने प्रोग्राम में बैटिंग की, कि आज बैटिंग ने थोड़ा सा प्रूव किया है, अच्छी तरफ लेके गए कि हमने बहुत अरसे के बाद देखा कि पाकिस्तान यहाँ तक 280, और हम कल भी प्रोग्राम में बात करते थे कि अगर बड़े मैच के अंदर अच्छी फाउंडेशन मिल जाती है तो आप एक अच्छा टोटल पोस्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। फ़खर नो डाउट पिछले मैच की बनस्बत इसमें और कॉन्फिडेंट नज़र आए, और मेरा तो ख्याल यही था कि दोनों मैच में, कल भी उन्होंने सेंचुरी मिस की, पिछले मैच में, और आज भी सेंचुरी मिस की, तो ये बड़े रेयर मौके मिलते हैं ऐसे बैट्समैनों को, तो इसमें पूरा जाना चाहिए। और जिस वक्त फ़खर आउट हुए उस वक्त मेरा ख्याल है कि 25 ओवर से ज़्यादा रन ओवर रहते थे उस वक्त। बिल्कुल सही बात। तो उनके पास बहुत बड़ा चांस था यहाँ पे अपने इस 65 को कन्वर्ट करते 100 में, और 100 के बाद 100 को 150 में भी कन्वर्ट करते। आपने बड़ा सही पॉइंट आउट किया। अगर शुरू से फ़खर जमान की इनिंग्स अब देखें, हालांकि वो अच्छा खेल रहे थे, लेकिन वो बार बार जब उनसे सिंगल निकल रहा था तो वो शेक कर रहे थे कि सही नहीं हुआ। सो डू यू थिंक कि थोड़ा सा उनको समझाने की जरूरत है कि भाई 50 ओवर्स हैं, रुके? आई थिंक बिल्कुल ये खुद समझना चाहिए, और ये टाइम टू के साथ साथ ये सेंस आती है प्लेयर के अंदर। आई थिंक यकीनन उनके कोलीग्स टीम के अंदर या कप्तान खुद बहुत सेंसिबल है, उनको समझाएंगे बिठा के। तो यहाँ पे कन्वर्ट करने वाली बात है कि अपने रिकॉर्ड्स बनाएं आप। आपके जो प्रीवियस बड़े बड़े हमारे क्रिकेटर्स लाइक आमिर, सईद अनवर, ये लोग जो टॉप ओपनर्स जिन्होंने वनडे में बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, मेरा ख्याल है कि इनके स्टैंडर्ड्स को ब्रेक करने के लिए ऐसे बैट्समैन की ही ज़रूरत थी, और इस पर पोटेंशियल नज़र आता है फ़खर में हमें कि ये वो अपने स्टैंडर्ड सेट कर सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखानी होगी कि जहां आप जब सेट हो जाते हैं, आपके पास इतने ज़्यादा शॉट्स मौजूद हैं, तो आप किसी वक्त भी बाउंड्री मार देते हैं, किसी वक्त भी आप छक्का मार देते हैं, तो वहाँ पे स्ट्राइक रोटेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनके लिए, ताकि वो थोड़ी सी लंबी इनिंग बिल्ड करें, बिल्कुल। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हमें एक बड़े अरसे के बाद एक अच्छा ऐसा ओपनर मिला है जिसके ऊपर हम डिपेंड करना, या जिससे हमने एक्सपेक्टेशन करना शुरू कर दी, दैट इज़ अ गुड थिंग। सो लेट्स होप के फ्यूचर में कंटिन्यू करें अपनी इस तरह की परफॉर्मेंस, एंड देन अगेन जिस तरह की पार्टनरशिप देखी, पहली भी 64 रन की पार्टनरशिप हुई, फिर थर्ड विकेट की पार्टनरशिप 108 रन की हुई, यही बड़े मैच में दरकार होती हैं आपको। सो आई थिंक पाकिस्तान बैटिंग वाज इन ट्रेमेंडस फॉर्म टुडे, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इन कंडीशंस के अंदर बहुत अच्छा टोटल था। अनफॉर्चुनेटली बारिश हो गई, मैच नहीं हो सका, रिजल्ट जो है वो नहीं हमें मिल सका मैच का, बट पाकिस्तान के पास बहुत अरसे के बाद वाकई एक चांस था एक बड़ी टीम को अपने से ज्यादा टॉप रैंकिंग की टीम को हराने का। बिल्कुल सही। खान साहब, अभी पाकिस्तान जो आईसीसी रैंकिंग में 5वें नंबर पे है, उसके ऊपर साउथ अफ्रीका है और उसके ऊपर न्यूजीलैंड है 3rd पोजीशन पे। ये सीरीज ना जीतना और उसके बाद आप साउथ अफ्रीका का टूर कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा साउथ अफ्रीका के साथ बिल्कुल नेक टू नेक हो जाते हैं अगर ये आप सीरीज जीत जाते हैं। थोड़ा सा आपको लगता है कि टीम का मोरल थोड़ा सा इसकी वजह से डाउन होगा? नहीं, इतना मेरा नहीं ख्याल के लड़के सोचते हैं, बट हाँ ये सोचना जरूरी है कि हमें कम्पीट तो करना है ना। अगली सीरीज आपकी साउथ अफ्रीका में है वनडे, तो वहां पे आप हराएंगे। जिस तरह की पाकिस्तान की बॉलिंग है, शाहीन आ गया है, और जिस तरह की बॉलिंग इस वक्त फ़हीम अशरफ कर रहे हैं, हसन अली हमारे पास मौजूद है, सो हमारे पास एक अच्छी पेस बैटरी मौजूद है, हम पकड़ सकते हैं उनको साउथ अफ्रीका को। और हमारे पास एग्जाम्पल सामने कि इंडिया ने अभी हराया था साउथ अफ्रीका को, बहुत ही कहना चाहिए कि बैकफुट पे कर दिया था साउथ अफ्रीका को अपने मुल्क के अंदर। सो पाकिस्तान भी इस वक्त कैपेबल है, और पाकिस्तान के तमाम बैट्समैनों को सीरीज में यकीनन यही चाहिए होगा कि तामुल से खेलें, पूरे 50 ओवर खेलने जाए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रांग है, तो आप डिफेंड कर सकते हैं कोई भी टोटल अगर 50 ओवर खेल के आप पूरा करते हैं। सो यहाँ पे आई थिंक इस सीरीज में यकीनन एक अनफॉर्चुनेटली मौका जो है वो हमारे हाथ से निकल गया सिर्फ बारिश की वजह से। लेकिन खान साहब बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई। हमने देखा कि हारिस सोहेल का कमबैक हुआ, और हारिस सोहेल के मैं रिकॉर्ड्स देख रहा था, ही इज बीन आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड स्पेशली। और एक चीज़ है थोड़ी सी कि वो अपनी विकेट को इतना प्राइस नहीं करते, बड़े सॉफ्ट डिसमिसल हो जाते हैं, लेकिन आज वो बाबर आजम से भी अच्छा और तेज खेलते रहे और बड़े अच्छे शॉट्स मारे, इवन सिक्सेस भी मारे। डू यू थिंक ही इज समवन हु शुड बी द परमानेंट मेंबर ऑफ द ओडीआई साइड, जो आज की परफॉर्मेंस उनके पास? वेल ही कैन बी लाइक, ये तो इनके ऊपर डिपेंड करता है। परफॉर्मेंस दी है, जाहिर सी बात है कि इमाम आज टीम में नहीं थे, सो उनकी वजह से इनको एक लोअर डाउन दी ऑर्डर थोड़ा सा चांस मिल गया, बट इमाम का जब कम बैक होगा तो उस वक्त क्या सिचुएशन बनेगी। सो आई थिंक ही प्रूव हिज वर्थ, कि उन्होंने प्रूव किया है कि उनकी जरूरत है टीम में, और वो हैं वाकई प्लेयर तो है, पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं। अगर आपको याद हो ऑस्ट्रेलिया की एक ज़माने में
जो टीम टॉप पे थी उनकी मेन वजह ये थी, उसमें लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बहुत सारे थे, बेवन थे, उसमें गिलक्रिस्ट थे, आई थिंक ये टॉप प्लेयर्स थे जिन्होंने ये टीम बनाई थी, सो लेफ्ट हैंड के होने से बड़ा फर्क पड़ता है। लेमन उनके जो कोच रहे उन्होंने एट टाइम्स बहुत अच्छा परफॉर्म किया ऑस्ट्रेलिया के। सो लेफ्ट हैंडर की एक अपनी प्रेजेंस होती है टीम के अंदर जो कि ओपोनेंट को डिस्टर्ब करती रहती है। बिल्कुल सही। खाना, आपको लगता है कि इमामुल हक टीम में आज नहीं थे, लेकिन उनकी कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई? ओपनिंग में भी हमने देखा कि इमामुल हक का फखर जमान के साथ इतना अच्छी कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। आपको लगता है कि फखर को शायद कोई एक सीनियर प्लेयर ही चाहिए? हमने देखा कि अजहर अली अगर रहे ओपनिंग में तो फखर की परफॉर्मेंसेस अच्छी रही हैं। आज भी हमने देखा कि जब वो डेस्परेट हो रहे थे फखर, तो हफीज उनको जाके समझा रहे थे और हफीज अच्छा उनको टैकल कर रहे थे। हफीज के बैट पे इतनी बॉल। आप क्रिकेट में आपके लिए हमेशा अच्छा होता है कि आपके साथ सीनियर हो, बट जब आप खुद सीनियर अपने आप को मनवाने की कोशिशें कर रहे होते हैं और जूनियर इमाम जैसे प्लेयर साथ होंगे तो आप पे जिम्मेदारी ज़्यादा आ जाती है। उस वक्त भी आपका कहना चाहिए कि आप सेंसिबल होने की आपके पास गुंजाइश होती है, कि आप मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर सीनियर होता है तो कभी कभी रिलैक्स भी हो जाते हैं, कि आपके पास एक सीनियर सामने मौजूद है, सो आप अपने शॉट्स खेल रहे होते हैं, आपको पता है कि यार ये लेके चलेगा पूरा। सो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है दोनों सूरतों में। सो मेरा ख्याल है कि चाहे आपके साथ सीनियर हो, आपको नेचुरली हिम्मत जरूर मिलती है। अनफॉर्चुनेटली हफीज आउट हो गए थे, अगर हफीज शायद खेल रहे होते तो वो उनको गाइड करते रहते और सेंचुरी की तरफ लेके जाते। सो अनफॉर्चुनेट, बट हैविंग अ यंगस्टर विद यू इट्स ऑल्सो ब्लेसिंग, कि आपको पता है कि आपके साथ यंगस्टर खड़े तो आप पूरी जिम्मेदारी और ज्यादा कंसंट्रेशन से खेलते हैं। फिर खान, हमारी चेंजेस आज बड़ी इंटरेस्टिंग थी। हमने इमाद को रेस्ट कराया, एक बैट्समैन हमने एक्स्ट्रा खिलाया, आसिफ अली को हमने आज खिलाया। आपको लगता है कि पिछले मैच में हम बड़े आसानी से जीते थे, बैटिंग अच्छी की थी, थोड़ा सा हमारी मैनेजमेंट को, कप्तान को कॉन्फिडेंस कम ही हमारे बैट्समैनों पे कि एक बैट्समैन एक्स्ट्रा खिलाया, 4 बॉलर के साथ गए। सो डू यू थिंक दैट वाज द राइट चॉइस? अगर देखिए जो करंट सिचुएशन है, आई थिंक जो राइट डिसीजन होता है वो राइट टाइम पे लिया जाए तो बेहतर होता है, और राइट जगह पे। लाइक हम स्टूडियो में बैठ के बहुत सी बातें कर लेते हैं कि टीम की क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए और किसको खिलाना चाहिए, किसको नहीं खिलाना चाहिए, बट एग्जैक्टली जब ऑन ग्राउंड होते हैं तो आपकी डिफरेंट फीलिंग होती है। हम अपने आप को उनके बूट्स में डाल के देखेंगे तो हमारी में भी शायद दूसरी राय हो, बट मेरा ख्याल है कि अच्छी टीम थी, अच्छी सिलेक्शन थी। नेचुरली टीम की जो कॉम्बिनेशन बनाई गई है, टीम की स्ट्रेंथ जो बनाई गई है, वो ये देख के बनाई गई होगी कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, हमने जीतना है। सो आई थिंक अनफॉर्चुनेटली इमाम भी अनफिट थे, सो मे भी शायद थोड़ी सी रद्दोबदल करनी पड़ी, और इमाद से वनडे में इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई अभी तक। सो आई थिंक जो भी बैंक किया है वो पे ऑफ किया था, और मुझे उम्मीद थी कि जिस तरह जिम्मेदारी लिए बैट्समैनों ने, आपने क्योंकि इमाद को एक अच्छे बॉलर को ड्रॉप किया था, सो बैट्समैनों की ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी, वो उन्होंने निभाई है पूरी, 279 रन कर दिए। सो मेरा ख्याल है कि हम डिफेंड कर लेते हैं। सो अगर देखा जाए सो ऐसी कोई क्रिटिसिज्म या ऐसी तशवीश की कोई बात नहीं है कि 11 गलत सेलेक्ट हुए या एक आधा चेंज गलत किया। सही है। 39 ओवर्स में हमने 200 कर लिए थे। उस वक्त ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान थोड़ा सा तेज खेलेगा और शायद 300 तक जाएगा या 290 तक जाएगा, और हमने देखा कि नंबर्स वही रखे गए ऑलमोस्ट। उनको शुएब मलिक को भेजा गया, आसिफ अली को बिल्कुल एंड पे भेजा गया। आपको लगता है अगर बैट्समैन आप ज्यादा खिला रहे हैं तो फिर आप थोड़ा चांस भी लेते हैं, आप आसिफ अली को ऊपर भेजते हैं, रन ज्यादा। आखिरी 10 ओवर में देखें 75 से ज्यादा रन, 75 रन आए तकरीबन, तो एक अच्छा एवरेज है आजकल की क्रिकेट के अंदर 7.5 और इन कंडीशंस के अंदर। और अगर आप T20 की बात कर रहे हैं तो T20 में डिफरेंट सिनेरियो होता है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा हाई होती है, बट आई थिंक 7.5 इट्स अ फेयर एवरेज व्हिच दे हैव टेकन फ्रॉम आफ्टर 40th ओवर। सो ये अच्छा था मेरा ख्याल है। सो बड़ी हिट है, लगना ना लगना वो एट टाइम होता है, आपकी अच्छी फॉर्म होती है, आपको बॉल नजर आ रही थी, बट मेरा ख्याल है कि एक अच्छा रीजनेबल टोटल किया पाकिस्तान ने। आज के जो मैन ऑफ द मैच करार पाए बाबर आजम, एक और अच्छी आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली और बड़ी सेल्फलेस इनिंग खेली, आखिर में भी वो अच्छी हिटिंग करते रहे और बिल्कुल एक स्ट्राइक रेट भी अच्छा मैनेज किया। कैसे देखी आपने उनकी इनिंग्स? बाबर नो डाउट मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़ा आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, आज भी बड़ी जिम्मेदारी से लेके चला है, और एट टाइम मैंने सुना भी है कि मीडिया में बहुत बोला जाता है जी अपने लिए मेरा ख्याल है कि ऐसी बात नहीं है। ऐसे प्लेयर, जैसे मैंने पहले भी कहा प्रोग्राम में, कि टीम को जब कंपोज करते हैं तो आपको हर नेचर के प्लेयर चाहिए होते हैं। एक वो प्लेयर होते हैं जो थोड़ा स्ट्राइक लेके चलते हैं एग्रेसिव अप्रोच के साथ, तो कुछ प्लेयर होते हैं जो पूरी इनिंग बिल्ड करते हैं, इजी खेलते हैं। तो टेक्निकली
अगर देखा जाए, हम बाबर को देखें तो बाबर को अगर T20 में भी देखते हैं तो बाबर बहुत ज़्यादा कम चांस देते हैं बॉलर को आउट करने का, और बड़े इत्मीनान से क्रिकेटिंग शॉट्स मार के T20 में भी रन करते हैं। सो आज भी हमने वनडे में देखा सुकून से खेले, और ऐसे प्लेयर की आपको ज़रूरत है जो लेके जाए 50 ओवर तक। अगर आप सारे एग्रेसिव प्लेयर डाल देंगे तो आपके तो 100-200 पे 150 पे आउट हो जाएगी आपकी टीम। उस वक्त हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे यार टीम कॉम्पोजिशन अच्छी नहीं बनी। सो आई थिंक टीम बनाते हुए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है, और बाबर 100% मैं समझता हूँ कि उस चीज़ पे पूरा उतरते हैं जब भी कोई टीम सेलेक्टर बनाते हैं या कप्तान टीम बनाते हैं। सो आपको इस तरह के प्लेयर चाहिए होते हैं जो पूरी इनिंग को बिल्ड करके लेके चले, जिसके ऊपर कप्तान को भी कॉन्फिडेंस हो गया, हाँ यार ये मेरा मेन प्लेयर है, ये लेके जाएगा, सो मुझे इस पे कॉन्फिडेंस। सो आई थिंक ही इज लाइक दैट, वेरी एलिगेंट प्लेयर, वेरी शार्प। मैं कहूँगा कि अगर वो खेल रहे हैं अपने लिए तो अल्टीमेटली टीम की ही एफर्ट होती है, अपने लिए भी अगर खेल रहे हैं तो आप देख लें कि अल्टीमेटली टीम का फायदा हुआ और 280 रन बनाने में कामयाब हुआ। बिल्कुल सही। खाजा, हमने देखा कि शान मसूद वाज पार्ट ऑफ द टीम इन एशिया कप, उसके बाद हम सब ने कहा कि गलत है, उनको बगैर खिलाया आपने इस सीरीज में नहीं खिलाया। अब हमने देखा कि इमामुल हक इंजर्ड हुए तो आपके पास ओपनर के अगेंस्ट में आप ओपनर ही लाते, उनको चांस मिल सकता था लेकिन वो स्क्वाड में ही नहीं थे, हफीज को ओपनर कराया गया। थोड़ा सा लगता है ये सिलेक्शन थोड़ी सी इस तरह क्वेश्चनेबल हो जाता है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि देखिए, जब आप किसी को टीम में लेके आते हैं उसको खिलाएं तो सही। इसी तरह हमने टेस्ट में भी कुछ प्लेयर्स को रखा और कोई बाहर कर दिया बगैर खिलाए। सो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब आप कंटिन्यू कर रहे हैं उसको, स्क्वाड को फिर कंटिन्यू करें, उसको ग्रूम करें। वंस यू डिसाइडेड कि हाँ ये अच्छा प्लेयर है तो उसको ग्रूम करना चाहिए पूरा। आई थिंक शान के साथ भी ज्यादती हुई है कि उनको आपने एशिया कप की स्क्वाड में रखा, आप हार गए, तो ड्रॉप असल में तो उनको होना चाहिए था जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया था। सो ना खेले हुए बंदे को आपने ड्रॉप कर दिया। सो ये नहीं होना चाहिए। ये क्रिटिसिज्म इसी वजह से होता है, सवाल इसी वजह से उठते हैं जब आप गलत कोई करते हैं। सो आई थिंक इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए नेक्स्ट टाइम की सिलेक्शन में इंतजाम को चाहिए कि वो अपनी कंसिस्टेंसी लेके आए इस चीज़ के अंदर कि बगैर खेले किसी को बाहर ना करें। बिल्कुल सही बात है। और थोड़ी सी करेक्शन करते चले, बाबर आजम जो है वो प्लेयर ऑफ द डे, मैन ऑफ द मैच नहीं है। बहुत सारे ये अनाउंसमेंट्स होते हैं। सो ही इज प्लेयर ऑफ द डे टुडे। मैन ऑफ द मैच जो है वो फर्ग्यूसन है। खान साहब, अगर फर्ग्यूसन की बात की जाए, बहुत पेस के साथ, अच्छे पेस के साथ उन्होंने बॉलिंग कराई, और आज इतनी शॉर्टर लेंथ नहीं थी उनकी, वो आगे बॉल कराते रहे और 5 विकेट ली। सो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम ऑफ कोर्स फर्गूसन वाज टोटली आउट क्लास किया उन्होंने पाकिस्तान टीम को हर मैच के अंदर अपनी पेस से। और मैं यही कह रहा था कि पाकिस्तान की टीम थोड़ी सी बैकफुट पे आई उनकी बाउंसर से। आज भी हफीज को हमने देखा कि हेड विकेट हुए, सो वो पेस को खत्म करने के लिए पीछे जा रहे हैं, उसको खेल रहे हैं। सो आई थिंक ऐसे बॉलरों को रादर देन गोइंग बिहाइंड, थोड़ा सा आगे जाके आप सॉफ्टली खेलें, उसको हल्के बल्ले से सिंगल लें, स्ट्राइक रोटेट करें, और जहां बाउंसर हो उसको छोड़ते रहे आप। ऐसे बॉलरों को कल भी हमने बात की थी, विकेट नहीं देनी है आपने। अगर आप विकेट देंगे तो आपकी टीम प्रॉब्लम है। आज भी उन्होंने 5 आउट तो किए, आखिर में लाइन लगा दी थी पाकिस्तान, लाइन तो लगाई, लेकिन हम फिर भी मैनेज करने में कामयाब रहे कि 279 रन कर दिए हमने। लेकिन ऐसे बॉलर्स को थोड़ा सा वाइजली खेलना पड़ता है, आपको टेक्निकल साइड को देखना पड़ता है और सिंगल रोटेट करते रहना चाहिए और आपस में यही बात करनी चाहिए कि इसको विकेट नहीं देनी है आपने। बिल्कुल सही बात। सो आई थिंक ही वाज ट्रेमेंडस थ्रू आउट द सीरीज। न्यूजीलैंड में भी, जब न्यूजीलैंड में हम खेलने गए थे 5-0, हम हार के आए थे वहाँ भी इन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। सो ही इज, आई थिंक करेंटली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक ही इज बॉलिंग फास्टेस्ट बॉलिंग राइट नाउ इन द वर्ल्ड, फास्टेस्ट बॉलर ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। वेरी ट्रू। और फर्ग्यूसन को क्रेडिट ये भी जाता है कि इन कंडीशंस में बैक टू बैक 5 दिन में 3 मैचेस खेलना, इतने पेस के साथ कराना, रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क और अच्छा परफॉर्मेंस है। अब बात हो जाए खान साहब मैन ऑफ द सीरीज शाहीन शाह अफरीदी, जिन्होंने आज इनको पहली बार फर्स्ट ओवर मिला और उन्होंने पहले ही ओवर में जिस प्लेयर से सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जल्दी रन कर सकता है, कॉलिन मनरो, उनकी आउटस्टैंडिंग विकेट ली उन्होंने। क्या कहेंगे शाहीन शाह अफरीदी के बारे में? शाहीन नो डाउट एक कहना चाहिए कि एक उभरता हुआ सितारा है पाकिस्तान का, एक उभरता हुआ गुड टीम, बट एक चांस था पाकिस्तान के पास जहाँ पे पाकिस्तान ने बड़े अरसे के बाद इतना बड़ा टोटल किया था और एक ऐसी टॉप टीम के खिलाफ, यानी आप सीरीज जीतने जाते हैं बहुत अरसे के बाद, सो आपके पास चांस था। सो उम्मीद यही थी कि मैच होता तो पाकिस्तान का मुझे ज्यादा बेटर चांस लग रहा था। बिल्कुल सही। और खान साहब, एक और अच्छी चीज लगी सरफराज के दिमाग में, अभी से साउथ अफ्रीका सीरीज है, डू यू थिंक दैट इज अ गुड साइन? well, ऑफ कोर्स आपको फ्यूचर की प्लानिंग तो अपनी करनी होती है, जैसे हमने कहा था भी कि आपके पास अच्छी बॉलिंग बैटरी बन गई है शाहीन के इंडक्शन से, सो टेस्ट मैचेस में मैं समझता हूँ कि शाहीन को इंडक्ट करना चाहिए। और जिस तरह की पेस है, ये कैन बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर एनी ओपोनेंट। लाइक अगर वो इस पेस के साथ रिवर्स स्विंग करने में कामयाब हो जाते हैं इन कंडीशंस के अंदर, सो अनप्लेबल होंगे। सो
यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अभी जितनी एनर्जी है, जितने यंग है, इस वक्त हम जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उनसे हर फॉर्मेट में फ़ायदा उठाना चाहिए। आपने कहा कि टेस्ट टीम में उनको इंक्लूड करना चाहिए, ही इज पार्ट ऑफ द टेस्ट टीम। एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आकर जो टेस्ट टीम हमारी सेलेक्ट हुई है 16 नवंबर से हमारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट होनी न्यूजीलैंड से, उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। ब्रेक पे जाने से पहले हम पाकिस्तान न्यूजीलैंड जो सीरीज ड्रॉ हुई है उसके बारे में बात कर रहे थे, और साथ साथ हमने ये अनाउंस किया कि हम टेस्ट क्रिकेट जो पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होनी है न्यूजीलैंड के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, बिकॉज हमने अभी ऑस्ट्रेलिया से 1-0 सीरीज जीती है और सरफराज की कप्तानी में बड़ा इंपॉर्टेंट है हम लॉन्गर फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म करें। इस सीरीज की 15 रुकनी टीम ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने के लिए, जैसे फ़खर जमान जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट मैच में डेब्यू में, वो टीम का हिस्सा नहीं है। शादाब खान टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन शाहिनशाह अफरीदी जिसके बारे में बारहा मोइन खान साहब ने कहा कि ही शुड बी पार्ट ऑफ द टीम, उनके बारे में सरफराज ने भी कहा कि उन पर डेवलपमेंट की जाएगी इस टेस्ट सीरीज के थ्रू। खान साहब कैसे देखते हैं ये चेंजेस? सबसे पहले फ़खर जमान की बात करें अगर थोड़ा सा, तो प्योरली रेस्ट दिया है फ़खर ने। आज भी मैच से पहले अपने इंटरव्यू में बताया था, जब उनसे क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने यही कहा था कि मुझे प्योरली रेस्ट दिया है, क्यों नी की उनकी प्रॉब्लम चल रही है। सो बड़े फॉर्मेट के लिए यकीनन मुश्किल होगा 5 दिन ग्राउंड में रहना, बैटिंग करना और फिर फील्ड में भी रहना, यू नो। सो आई थिंक इट्स बेटर टू गिव हिम रेस्ट, कि आपके पास स्ट्रेंथ मौजूद है ऑलरेडी। ऐसा नहीं है कि आपके पास प्लेयर ही नहीं है और आपको नो मैटर व्हाट उनकी जरूरत ही थी, यू नो। सो ऑल्दो के ही इज इन अ वेरी गुड फॉर्म, लाइक पिछले मैच में भी, टेस्ट मैच में उन्होंने दोनों इनिंग्स में बड़े अच्छे रन्स किए थे अपने डेब्यू मैच के अंदर। सो वेरी अनफॉर्चुनेट कि एट द सेम टाइम इंजरी हुई भी उनको, बट दिस इज वेरी गुड स्ट्रैटेजी कि आप ऐसे अपने टॉप प्लेयर को, जो खुद समझता है ये बात, या तो प्लेयर होता है ना कि यार वो बोलता है कि नहीं मैंने खेलना है, यू नो। सो आई थिंक जनरली उनको इंजरी है उनको और वो रेस्ट करना चाह रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि आप अपने ऐसे प्लेयर को, जो आपका टॉप प्लेयर है, उसको आगे के लिए अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी व्हाट आर द 15 प्लेयर्स दैट वी हैव सिलेक्टेड। उसके बाद मजीद बात करते हैं कि ये जो टेस्ट साइड हमने सेलेक्ट की है वो यू नो केपेबल इनफ है कि न्यूजीलैंड जैसी स्ट्रॉन्ग साइड को हरा सकती है। लेट्स सी। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। ब्रेक से पहले हमने देखा कि कौन से 15 प्लेयर्स जो हैं, 15 शाहीन महेंद्र सहवाग एक ऐसे प्लेयर थे जिसको इंडिया ने जब टेस्ट मैचेस खिलाया तो उनकी क्रिकेट बेहतर हुई, और वो वाहिद इंडिया के बैट्समैन उन्होंने 3 ट्रिपल सेंचुरियां की, उतनी तेंदुलकर भी नहीं की। आपको लगता है कि फ़खर जमान को भी अपने करियर को उसी तरह देखना चाहिए? वो भी टू सम एक्सटेंट टेस्ट क्रिकेट एक तो सबसे लॉन्गर वर्जन ऑफ द गेम है, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा मौका मिलता है, ओवर्स होते हैं आपके पास, बहुत ज़्यादा पूरी इनिंग होती है आपके सामने, इनफैक्ट 2 इनिंग्स होती हैं आपके पास, 2 दफ़ा मौका मिलता है आपको। सो बेसिकली जो क्रिकेट जहाँ आप सीखते हैं वो 3 डे 4 डे या 5 डे गेम्स है, जहाँ पे आपको 2 दफ़ा चांस मिलता है, बॉलर्स को भी स्पेल्स मिलते हैं बार बार। सो बेसिकली क्रिकेट अगर आपने सीखनी है या इम्प्रूव करनी है अपनी, सो यकीनन फ़खर के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि टेस्ट मैच में देखना पड़ेगा उनको अपने के वो किस तरह अपने आप को लेके चलते हैं इस फॉर्मेट के अंदर और कितना सीखते हैं। नेचुरली उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट मैच में भी हर तरह की सिचुएशन आती है कि आप कभी तो बहुत ही आराम से खेल रहे हो, तो कभी आपको सिचुएशन ऐसी आती है कि चेस डाउन करना पड़ता है, 6 रन ओवर 7 रन ओवर, या कभी कभी T20 की तरह भी खेलना पड़ता है, यू नो। सो ये तमाम सिनेरियोज बनते हैं उस फॉर्मेट के अंदर। सो बेस्ट थिंग यही है वाकई 3 डे 4 डे और टेस्ट क्रिकेट सीखने के लिए, अगर आपने क्रिकेट सीखनी है, बैटिंग सीखनी है, बॉलिंग सीखनी है या कीपिंग सीखनी है, सो बेस्ट फॉर्मेट सही है। अनदर सरप्राइज एक्सक्लूजन इज शादाब खान। आपको लगता है कि हमने हमेशा देखा है कि इन कंडीशंस में आपको एक्स्ट्रा स्पिनर होना बेहतर होता है आपकी साइड के लिए, शादाब को टीम से निकालना, डू यू थिंक दैट मेक्स सेंस? देखिए हमने बात की है पहले भी, देखें खेलना किसने, यासिर ही खेलेगा, ठीक है, यासिर और बिलाल आसिफ, तो बिलाल आसिफ खेलेगा, आपकी स्पिन पिचेस थी अभी भी वही खेले। सो आई थिंक कि अगर डोमेस्टिक सीजन चल रहा है, डोमेस्टिक सीजन में जाके वो खेल रहे हैं, सो गुड। और नहीं भी फिर भी होम सीरीज है, 2 घंटे की फ्लाइट है, आप जा सकते हैं, आप भेज सकते हैं अपने प्लेयर्स को, और तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा डिसीजन है, कोई ऐसे नहीं है। और शादाब को हकीकतन टाइम चाहिए टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए, उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलानी चाहिए और उनको फोकस करना चाहिए खुद भी अपने आप पे कि फर्स्ट क्लास में मैं जाऊँ, मैं जाके क्रिकेट खेलूँ, अच्छी गेंदें करूँ, लंबी गेंदें करूँ, ताकि मेरी प्रैक्टिस हो, यू नो। सो उनको भी सीखने का मौका मिलेगा। सो आई थिंक गुड डिसीजन। मैं समझता हूँ कि उनको अगर ड्रॉप किया है या रेस्ट दिया है, ड्रॉप तो नहीं बनता, लाइक ड्रॉप नहीं कहना चाहिए, बिकॉज के
वो अच्छे प्लेयर हैं, बट सिचुएशन की डिमांड ये थी इस वक्त कि यासिर को होना चाहिए था टीम के अंदर, क्योंकि वो 11 में खेलेंगे और कहीं खुदा ना खास्ता किसी को प्रॉब्लम होती है तो आप फौरन होम सीरीज में बुला सकते हैं। बिल्कुल सही है। खान साहब, आपको लगता है कि टीन एज में शादाब फिटनेस का हमने देखा है कि एशिया कप में उसमें एक आध मैच मिस किया, आपको लगता है कि ऑफ द फील्ड चीजें थोड़ी बेहतर करनी चाहिए इनको? हमने देखा फर्ग्यूसन जैसे हर प्लेयर अपने आप को लुक आफ्टर करता है, पर क्रिकेट इतनी ज्यादा हो गई है, आप कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ हो जाता है। क्रिकेट के साथ अच्छी फॉर्म बुरी फॉर्म भी चलती है, इसी तरह इंजरीज भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। किसी वक्त भी कोई भी, जैसे जुनैद खान इतने अरसे के बाद आया आपके सामने और उनको एक इंजरी हो गई, हम नहीं चाह रहे थे कि उनको इंजरी हो, वो खेलते रहे बट अनफॉर्चुनेटली सो ऐसा हो जाता है। बट हाँ, प्लेयर को आज के दौर में अपने आप को बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करना चाहिए, अपने मसल्स बिल्ड करने चाहिए और प्रिपेयर करना चाहिए अपने आप को, ताकि आपका जितने ज़्यादा आप प्रिपेयर होंगे उतना ज़्यादा लंबा आपका कैरियर होगा। तो इंजरीज का टैग लग जाना भी बड़ा डाउट क्रिएट करता है, डाउट इन द सेंस कि अब मैं खिलाऊं कि नहीं खिलाऊं, यार ये अनफिट ना हो जाए। कप्तान के पास वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता फिर आपको सिलेक्ट करने का, जैसे हमने इमाद के साथ जी हाँ। सो आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फिटनेस को मद्देनजर रखना पड़ेगा इन प्लेयर्स को, यंगस्टर्स को, अगर टीम में परमानेंटली जगह बनानी है। और कप्तान का कॉन्फिडेंस भी आपने अगर हासिल करना है तो आपको अपनी फिटनेस 100% दिखानी होगी, ताकि उनको भी आपको सिलेक्ट करते हुए कोई डाउट ना हो माइंड के अंदर। और जुनैद खान का भी वो जब सीरीज में आए थे उन्होंने कहा था कि मेरे बारे में फिटनेस के हवाले से जो चीज़ें कही जा रही हैं कि मैं अनफिट हूँ या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो थोड़ी सी वो दिखा हमें कि उनकी एंकल इंजरी हुई। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट, दिस प्लेयर्स हैव टू बी देयर 100%, ताकि उनकी सिलेक्शन में इस तरह के इश्यूज ना हो। एक और प्लेयर जिसका इंक्लूजन हमने बहुत बार डिस्कशन किया, आपने भी कहा कि इस प्लेयर को टेस्ट में आना चाहिए ताकि ये और निखर सके, शाहिनशाह अफरीदी, ही इज बीन परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल। कितना अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए उनका टीम में होना? खुशी की बात यही है कि वो टेस्ट मैच में आ गया। आई थिंक जिस तरह मैंने कहा है कि यंग है, एनर्जी है, अभी जितना हम यूटिलाइज कर सकें इस वक्त उनको करना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में उनको मौका मिलेगा सीखने का, अपनी वेरिएशन इस्तेमाल करने का, अपनी बॉल की जो पेस है उसको जनरेट करने का। सो रिवर्स स्विंग आपको मौका मिलेगा सीखने का। सो आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि 11 में भी होंगे वो इस टीम के खिलाफ, क्योंकि अभी तक पूरी सीरीज में डोमिनेट कर रहे हैं। बैकफुट पे है न्यूजीलैंड की टीम, तो यकीनन वो इम्पैक्ट जो है वो जो उन्होंने क्रिएट किया है उसको कंटिन्यू करवाना चाहिए उनको 11 में शमूलियत के साथ। सो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा इंक्लूजन है, एक अच्छा प्लेयर है और उम्मीद करता हूँ कि एक बड़ा कैरियर होगा ऐसे बॉलर का, जो कि हमने देखा कि बहुत अरसे के बाद एक जेन्युइन पेस बॉलर हमें मिला है। बिल्कुल सही है। खान साहब, एक प्लेयर जिसका सडन इंक्लूजन हुआ टेस्ट साइड में, वहाब रियाज, जिन्होंने एक ज़माने में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी शेन वॉटसन को, अब दोबारा उनको ड्रॉप कर दिया गया। सो ये जो आना जाना लगा रहता है कुछ सिलेक्टेड प्लेयर्स का, ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल नहीं है? क्वेश्चनेबल है। मैंने पिछले दफे भी कहा था जब उनकी सिलेक्शन हुई थी कि जब आप किसी को ड्रॉप करते हैं तो जो क्राइटेरिया है वो बड़ा सॉलिड होना चाहिए आपको उसको कमबैक कराने का, कि जब आपने उसको भेजा है वापस, तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट में देखें ना वो कितना कीन है, वो खेल रहा है नहीं खेल रहा, वो आउट कर रहा है नहीं कर रहा, फॉर्म में है नहीं है, फिटनेस उसकी है नहीं है, आउट भी कर रहा है तो किन टीमों के खिलाफ कर रहा है, किन सर्फेसिस पे कर रहा है, बहुत सारे एंगल्स होते हैं जहाँ आपको देखना होता है। सो आप जस्ट फॉर दी सेक के उसको टीम की जरूरत बना रहे हैं, सो प्लेयर को कभी भी टीम की वैल्यू नहीं पता चलेगी। फिर टीम की वैल्यू आपको उस वक्त पता चलती है जब आप थोड़ा सा टीम से बाहर होते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको पता है कि मुझे जगह नहीं मिल रही, तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं अपने फिटनेस के ऊपर, अपनी बॉलिंग के ऊपर, फिर आप कमबैक करते हैं, सो आपको उस जगह की वर्थ का पता लगता है। सो ऐसे प्लेयरों को मैं तो यही सजेस्ट करूंगा सिलेक्टर्स को कि भाई जब आप किसी को ड्रॉप कर रहे हैं या कोई खामी है उसको एनसीए भेजें। नॉट ओनली एनसीए, आप मैचेस खिलाएं, आप डोमेस्टिक देखें, उसको 6-8 महीने के लिए एक सीजन तो देखें ना कम से कम, जब वो अच्छा करता है तो फिर आप लेके आए। बिल्कुल। और प्रीवियसली तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी प्लेयर हैं जो डोमेस्टिक में जिन्होंने बहुत बहुत रन किए, फवाद आलम जैसे प्लेयर, वो इतने रनों के अंबार लगा दी, उसके बावजूद वो नहीं खेल पा रहे। आबिद अली हैं, बिल्कुल हैं, ऐसे प्लेयर भी मौजूद हैं। सो आई थिंक के थोड़ा सा जो क्राइटेरिया है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी रखें और उस क्राइटेरिया को जो उसकी पॉलिसीज हैं उसको क्लैरिटी दें थोड़ी सी। ऐसा ना करें कि आप किसी को परफॉर्मेंस की वजह से बाहर कर रहे हैं और विदाउट परफॉर्मेंस करें वापस दोबारा भी लेके आ रहे हैं। सो इसमें कोई अच्छा आप अपनी टीम के लिए जो है वो कहना चाहिए ना कि एक
अच्छा मैसेज नहीं जा रहा यंगस्टर्स को, यू नो, सो यंगस्टर्स की दिल आजारी होती है इस चीज से। बिल्कुल सही। खान साहब आपके पास फखर जमान नहीं है ओपनिंग स्लॉट में, सो आप टेस्ट मैचेस में किन ओपनर्स के साथ जाएंगे? इमाम उल हक इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी देयर एज एन ओपनर, उनकी इंजरी आई एम श्योर कि वो सब सही हो जाएगी 16 नवंबर तक, उसके साथ आप किसको भेजेंगे? आप हफीज को कराएंगे या? मेरा ख्याल है हफीज ने की थी अभी ओपन, हफीज को ही कराएंगे, हफीज और इमाम ही करेंगे। नंबर 1 डाउन जो है, नंबर 3 पे अजहर अली नजर आ रहे हैं मुझे, नंबर 4 पे आपके हारिस सोहेल भी, ऐसा शफीक भी मौजूद है आपके पास। सो ये अच्छा बाबर को फिर लो डाउन, बाबर भी है, बाबर को भी 4 नंबर आपने पिछली सीरीज में जिस नंबर पे खिलाया आप उसी नंबर पे कंटिन्यू, कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की। तो हमें जरूरत नहीं है, जब एस्टेब्लिश हो गया जो प्लेयर उसको वही खिलाएं। सो ओपन भी अभी पिछली सीरीज में हफीज ने की थी, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई हमें ऐसी प्रॉब्लम होगी इमाम के आने से कि आपको प्रॉब्लम आएगी। एक तरफ इमाम होंगे तो दूसरी तरफ थोड़ा सा फास्ट स्ट्राइक रखने वाले हफीज है, आपके पास मौजूद है। बट अगेन बात वही है कि आपको रन्स करने पड़ेंगे, खड़ा रहना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, अपने पोटेंशियल पे क्रिकेट को खेलना पड़ेगा जो आपका हकीकतन पोटेंशियल है। हाँ साहब, विकेट कीपर फिर हमारे पास एक है, सरफराज कंटिन्यूसली खेल रहे हैं। डू यू थिंक के अगर कोई खुदा ना खासा कुछ होता है तो बैकअप होना चाहिए? तो सरफराज देखें, बैकअप आप रख नहीं सकते, मुश्किल होता है होम सीरीज के अंदर। आप अवे टूर के ऊपर तो कहीं गए हुए होते तो आप 16 के स्क्वाड में जरूर ले जाते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि रिजवान मौजूद है आपके पास, सेकंड ऑप्शन आपके वही बेस्ट प्लेयर है इस वक्त, बिल्कुल जो हैं कंटेंशंस के अंदर सिलेक्टर्स की भी, और सब इस पे यूनानिमसली एग्री भी करते हैं कि अगर सरफराज को खुदा ना खास्ता कोई चीज़ होती है, कुछ इंजरी हो जाए कोई चीज़, तो आपके पास रिजवान मौजूद है। सो ठीक है, अगर वो नहीं है इस वक्त, डोमेस्टिक में होंगे, यहाँ पे खेल रहे होंगे, यकीनन रिप्रेजेंट कर रहे होंगे सुपर 8s के अंदर वो, और कोई ऐसी बात होगी तो वो फ्लाई कर जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। बट एक्स्ट्रा बर्डन भी कभी कभी हो जाता है जब ना चाहते हुए। हाँ, अगर कप्तान को जरूरत है, कप्तान अपने मुंह से खुद बोल रहा है तो जरूर रखना चाहिए चीफ सिलेक्टर को, बट चीफ सिलेक्टर या सिलेक्शन कमेटी उनको इम्पोज करेगी इस चीज को तो वो अनकंफर्टेबल होंगे। आप कप्तान को अनकंफर्टेबल ना करें। और हमने जितनी बार भी सरफराज को सुना है पोस्ट मैच पे, कभी उनको बोला गया तो बोला भाई मैं खेलना चाहता हूँ यार। बिल्कुल खेलना चाहते तो फिर जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और खान साहब, आपको बॉलिंग की तरफ थोड़ा सा आ जाए तो आपको लगता है कि 2 स्पिनर्स तो होंगे ही होंगे, यासिर शाह और बिलाल आसिफ, उसके साथ आप 3 पेसर्स के साथ जाएंगे, शाहीन शाह, हफीज भी स्पिनर्स में आपके पास मौजूद है। पेसर्स आपके पास हसन टॉप अभी फॉर्म के अंदर है, सो शाहीन आ रहे हैं टीम के अंदर, 2 पेसर्स मौजूद है। और यू नेवर नो कि अगर एक ऑलराउंडर बीच में खिला दिया तो फ़हीम अशरफ भी एक बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, इंग्लैंड में अच्छा खेला था, इंग्लैंड में अच्छा खेला है। सो आपके पास जनरेट करने वाले पेसर्स हैं, लाइक तो आपको किसी चीज की अगर टीम में आप हारिस सुहेल और एक और पेसर आप ऑलराउंडर रखते हैं तो आपको लगता है कि एज देता है आपकी टीम को? बिकॉज ये दोनों आपके जो ऑलराउंडर्स हैं, देखिए मैं तो इस हक में हूं कि ऑलराउंडर्स वैसे तो कम होने चाहिए, ऑलराउंडर नहीं होने चाहिए, बल्कि आप जेन्युइन प्लेयर्स के साथ जाएं, जेन्युइन बैट्समैन के साथ, जेन्युइन बॉलर्स के साथ, ताकि आप फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएं, यू नो। सो तो मेरा नहीं ख्याल है कि इनको खिलाएंगे, बट जहाँ जेन्युइन बॉलर, जेन्युइन बैट्समैन हो टेस्ट मैचेस में, तो आपके पास एक एज होता है हमेशा, एक कॉन्फिडेंस होता है कप्तान के अंदर भी, और टीम में आपस में भी टीममेट्स के अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि यार प्योर बैट्समैन हमारे पास मौजूद है। तो आपके दिल में कोई धड़का नहीं होता कि यार ये ऑलराउंडर ये गया है तो ये आउट भी हो जाएगा, ये बट जब जाता है आपकी फीलिंग डिफरेंट होती है। सो वही सेंस क्रिएट हुई हुई टीम के अंदर होनी भी चाहिए, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट के अंदर, कि आप स्पेशलाइज्ड प्लेयर्स को लेके जाएं और उन्हीं को खिलाएं। सो 3 पेसर्स होने चाहिए, 2 स्पिनर्स होने चाहिए, या 2 पेसर्स एक ऑलराउंडर? डिपेंड करता है। 3 पेसर्स अगर आप खिला रहे हैं तो 2 स्पिनर्स भी खिला रहे हैं तो 5 बॉलर जा रहे हैं, सो इट मींस के 5 बैट्समैन और 1 विकेट कीपर आपका जाएगा, यू नो। सो ये देखना होगा कि क्या स्ट्रैटेजी आपने रखते हैं। बट इन सिचुएशन में जिस तरह हमने प्रीवियसली 2 मैचेस खेले ऑस्ट्रेलिया, सो उसी स्ट्रेंथ के ऊपर जाइए। सही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम होगी। जो आपका प्रीवियसली चला रहा है, आपने अच्छा परफॉर्म किया है, तो उसको चेंज करने की क्या जरूरत है? हाँ, क्योंकि अगर आप शाहीन शाह अफरीदी को लाते हैं तो फिर आपको मीर हमजा को बिठाना पड़ेगा अगर आप 2 पेसर्स के साथ जाते हैं। आप बिठा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। मीर हमजा का अभी तो उसका भी अर्ली ऑन कैरियर है, तो अभी बहुत टाइम है, और हम दोनों को भी खिला सकते हैं। अगर 2 जेन्युइन अगर आपको खिलाने हैं पेसर साथ में, तो आप खिला सकते हैं हसन के साथ 3 पेसर अगर आपने खिलाने हैं। और पिच ऐसी है जहाँ पे आप सिर्फ समझ रहे हैं कि यार एक स्पिनर इनफ होगा, बिलाल आसिफ को आप नहीं खिलाते, हफीज आपके पास ऑफ स्पिनर मौजूद है, तो आपके पास ऑप्शन जरूर मौजूद है 2 स्पिनर्स के। वेरी ट्रू। खान साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और अपने व्यूअर्स का भी शुक्रिया अदा करेंगे। और पाकिस्तान की टीम आज, जैसे हमने कहा कि ओडीआई सीरीज जो है वो एक अच्छा मौका था हमें बायलैटरल सीरीज अपने से ऊपर की रैंक टीम से जीतने का, लेकिन वो नहीं हो सका, सीरीज ड्रॉ हुई। लेकिन T20 हम 3-0 जीते
और ओडीआई सीरीज हमने ड्रॉ की, विच इज़ अ गुड साइन। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्मेंस दे टेस्ट क्रिकेट में, बिकॉज दिस इज़ द रियल फॉर्मेट ऑफ द गेम वेयर एवरी प्लेयर इज टेस्टेड, और पाकिस्तान की टीम के लिए बड़ा ज़रूरी है इस फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म करना। और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस हो। आप सबसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। कीप वॉचिंग आवर शो, वील सी यू नेक्स्ट वीक।